अब मैं अगले वक्ता के रूप में जो लखनऊ विश्वविद्यालय से आते हैं प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा, साहित्य और समाज के बारे में बताने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी। धन्यवाद अरुण जी। मुझे लगता है मेरी आवाज आप सबको मिल रही होगी। हेलो, आवाज मिल रही है आप लोग को? हेलो अमित जी, आवाज मिल रही है? सर आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ सर, आवाज आ रही है। मैं इस सत्र की अध्यक्ष जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत की प्राचार्य डॉक्टर अलका रानी जी, मेरे गुरु प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, मेरे आदरणीय प्रोफेसर दिव्यक रमेश जी, अन्य इस सत्र के वक्तागण, अभी संरक्षक राजीव गुप्ता जी गए हैं बोलकर, और आयोजक मंडल में डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर नीलम राणा, अमित कुमार जी, और कहीं इन सबके पीछे एक और बड़ा सूत्रधार जो कॉलेज का तो नहीं है लेकिन अपना है, और शायद इस कोविड-19 में जिस सहयोग, बंधुत्व की बात की हम अपेक्षा करते हैं व्यक्ति से और समाज से, वह उसका निर्वाह कर रहा है, यानी कि डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को मैं याद करता हूं। और साथ ही साथ मेरे मित्र जिन्होंने सरस्वती वंदना की थी, डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी। इस वेबिनार से जुड़े हुए विभिन्न हमारे साथी शोधार्थी मित्रों, ये विषय जो हमारा चयनित किया गया है, वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा और साहित्य समाज की भूमिका। मित्र, मुझको ऐसा लगता है कि ये विषय जो है यह भविष्य की चिंता के प्रति अधिक सजग दिखाई पड़ता है। यानी कि ये कोविड-19 के द्वारा जो स्थितियां इस परिदृश्य में उपस्थित हुई हैं, उन सब में शिक्षा, साहित्य और समाज की क्या भूमिका हो सकती है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि शिक्षा, साहित्य और समाज तीनों एक दूसरे से अंशयुत हैं, और मेरा मानना तो यह है कि इनमें लेन देन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हमारी पीढ़ी के और जो बड़े हमसे पीढ़ी के लोग हैं, और शायद बच्चों ने भी घर में कभी देखा होगा कि जब घर में कभी चीनी खत्म हो जाती है या कोई नमक की आवश्यकता होती, तेल की आवश्यकता होती है, बाहर जाना संभव नहीं होता है, तो माँ या बहन जाकर बगल वाले पड़ोसी से, अब हालांकि ये मोहल्ला कल्चर है, फ्लैट कल्चर में नहीं है, वहां उनसे एक कटोरी चीनी या एक कटोरी पत्ती लेकर आ जाती थे। लेकिन आपको याद होगा कि वह ले तो आते थे, लेकिन कभी भी वह बर्तन खाली वापस नहीं जाता था, उसमें कुछ ना कुछ भरकर ही जाता था। और मुझे लगता है कि समाज, साहित्य और शिक्षा, इन तीनों के बीच भी यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कि कौन किससे ले रहा है, कब ले रहा है, क्यों ले रहा है और क्यों दे रहा है। ये लगातार प्रश्न हमारे बीच में बने हुए रहते हैं, और कारण इस लेन देन का सबसे बड़ा क्या है कि इन सबके बीच में एक अंतर संबंध है। और यह अगर हम बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि साहित्य और समाज के बीच में संवाद स्थापित करने का कार्य कहीं शिक्षा करते हुए दिखाई पड़ती है। अभी मैं साहित्य, समाज और शिक्षा पर विस्तार से बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर भी हम लोग बात करके देख लें, जिससे कि हमारे सामने ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस परिस्थिति में शिक्षा, साहित्य और समाज की हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। मित्रों, ये कोरोना, ये आपका कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो भूमंडलीकरण वाली अर्थव्यवस्था और जो उच्च तकनीक पर आधारित हमारी सभ्यता थी, उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें लगता था कि ग्लोबलाइजेशन से विश्व क्रांति की संकल्पना साकार हो जाएगी,
किंतु कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि यह भूमंडलीकरण, यह ग्लोबलाइजेशन केवल अर्थ के लिए था, सेवा के लिए नहीं था। कोविड-19 के आगमन पर हमको लग रहा था कि इस महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो जाएगी और सभी के पास जो भी संसाधन है वह पूरे साधन मानव हित के लिए लगा देगा। मित्रों, लेकिन अगर हम भारत के अतिरिक्त बाह्य दुनिया पर नजर डालते हैं या जो वातावरण बना हुआ है विश्व के स्तर पर उसको देखते हैं, तो हमको दिखाई पड़ता है कि अमेरिका और चीन का वर्चस्व के लिए एक अघोषित युद्ध चल रहा है। हालांकि चीन के छींटे भारत की सीमा पर भी पड़े हैं। निरंतर आप देख रहे हैं कि जहां एक और हम कोविड-19 से लड़ने के लिए, मनुष्यता बचाने के लिए संघर्षरत हैं, वहीं अमेरिका और चीन आपस में वर्चस्व के लिए संघर्षरत हैं और अवसर पाकर, चाहे वह आर्थिक नीति के तहत हो या भारत को धमकाने के तहत हो, चीन ने भारतीय सीमा पर अपने पांव आगे बढ़ाए हैं। निर्णय क्या होगा वह आगे देखा जाएगा। दूसरी ओर स्थिति दिखाई पड़ती है कि साधनों के संरक्षण की होड़ लग गई है। WHO पर सवाल उठने लगे हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने WHO के प्रति अविश्वास व्यक्त किया, उसे छोड़ने की धमकी दी और आज ताजी खबर है अखबार की कि ब्राजील ने भी जो है उससे हट जाने की बात कही है। अर्थव्यवस्था कई वर्षों के नीचे गिर गई है, टैक्स बढ़े हैं और हमें यह आभास हुआ है विश्व के स्तर पर कि जो भी कोविड-19 था उसने पूरे विश्व को कम से कम यह आभास करा दिया कि अब आर्थिक आयाम उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, भौतिक संसाधन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने की भारत मानव की मूलभूत आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, और उसमें भी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का नाम हमको लेना चाहिए या उस ओर हमारा ध्यान गया है। मित्रों, सुखद यह है कि भारत ने इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य अपना संबल बनाए रखा था। आपने देखा होगा कोविड-19 के दौर में एक दृश्य तो हमको दिखाई पड़ा, इसकी चर्चा अभी प्रणव शास्त्री जी ने भी की थी, कि कामगार श्रमिकों के काफिले के लौटने पर हमने एक अदृश्य भारत को देखा। वह भारत जो कि कहीं इस भौतिकतावादी समय की दौड़ में कहीं लुप्त हो गया था, आंखों से ओझल हो गया था। एक तो हमको यह भारत दिखाई पड़ा और दूसरा एक हमको लगता था कि सारे लोग अपने आप में ही व्यस्त हैं, अपने में ही खोए हुए हैं, उन्होंने अपनी दुनिया को अपने तक ही सीमित कर लिया है। तो उसके स्थान पर हमें वह भारत भी दिखाई पड़ा जिसने कि बेरोजगारी, भूख से त्रस्त, पैरों में पड़े फफोले, थकान से पीड़ित जो हमारे श्रमिक मजदूर चले आ रहे थे, उन गिरते पड़ते मरते मजदूरों के लिए जो है बिना किसी जात पात का ध्यान रखे हुए, बिना अपना पराया सोचे हुए, बिना जो है ना उनके रंग रूप की चर्चा करे हुए उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनको सांत्वना दी, उनको संबल दिया। देखिए, दो पहलू, दोनों पहलू कहीं जो है भारत के छुपे हुए थे। एक पहलू था अदृश्य भारत, उस भारत का जहां पर कि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाना है, जहां मूलभूत आवश्यकताओं त्रस्त हैं, और दूसरी ओर वह भारत जो कि अपनी संस्कृति संवेदना के लिए जाना और पहचाना जाता है। कारण इसके पीछे यही है कि भारत में मानवता और संवेदना हमारे संस्कृति के अंग रहे हैं। भारतीय समाज समता, बंधुत्व और विश्वास रखने वाला है। करुणा, त्याग, प्रेम को अंगीकार करने के लिए जाना जाता है और शायद कोविड-19 में यह भारतीय समाज और इसके मूल्य हमें पुनः जीवित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रश्न यह उपस्थित हो रहा है कि हमें ये जो अदृश्य भारत दिखाई दिया है,
क्या उसके विकास, सुधार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे या किए जाएंगे? हम जानते हैं कि WHO ने यह घोषणा कर दी है कि यह महामारी जल्दी जाने वाली नहीं है, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इसने हमारी चिंता तो बढ़ाई है। इसमें एक और तो एक आशावादी वर्ग है, उभर कर आया है, या चिंतक उभर कर आए हैं, जो आगामी भविष्य में ज्यादा समझ और सहयोग करने वाली दुनिया होने की उम्मीद करते हैं। और दूसरा वह चिंतक का वर्ग है जो संकीर्ण, स्वार्थ वाली, तानाशाही बोलबाले वाली दुनिया का चित्र देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, मुझको लगता है कि अभी यह निर्णय लेना हमारे लिए कि आने वाला कल कैसा होगा, बड़ी जल्दबाजी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अभी हमने 5 लॉकडाउन देखे हैं, और उन लॉकडाउनों की स्थिति पर अगर विचार करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा, जब पहला लॉकडाउन था हम हतप्रभ थे, जब दूसरा लॉकडाउन आया तो थोड़े भयभीत हुए, तीसरा हुआ तो आनंदित होने लगे, चौथा आया घुटन होने लगी, और पांचवा जब आया तो हमारी बेकरारी और बेचैनी बढ़ती रही। और जब लॉकडाउन 1 खुला तो क्या आपको कहीं भी देखकर ये लग रहा है कि कोई स्वार्थी दुनिया जन्म ले रही है, कोई एकाकी दुनिया जन्म ले रही है? क्या लोग भयभीत होकर सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं? सब लोग सारी सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन ना करते हुए काफी हद तक किया जा रहा है, लेकिन धज्जियां उड़ाने में भी कोई कमी नहीं है। ये केवल मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी यह निर्णय लेना, क्योंकि यह प्रश्न जो है भविष्य का है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा साहित्य, हमारा समाज किस प्रकार की भूमिका को निभाएगा। तो ये थोड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी स्थिरता हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन बातें हम लोगों को करनी है। ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि समाज जो होता है वह साहित्य को प्रभावित करता है और शिक्षा को प्रभावित करता है, और साहित्य और शिक्षा अवसर आने पर समाज को भी प्रभावित करते हैं। इस कोविड-19 से जो शैली हमको दिखाई पड़ी समाज में, या कैसे कि जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि सामाजिक रीति और व्यवहार में एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि एक जीवन शैली में बदलाव होगा, हम कहें हम भारतीय परंपराओं की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, वह चीजें अपनी जगह पर रहेंगी। दूसरा जो है, मुझे लगता है कि पारिवारिक विघटन बढ़ेगा। तीसरी स्थिति यह आएगी कि व्यक्ति मानसिक अवसाद से प्रभावित होगा। कारण बहुत ही स्पष्ट है उसके पीछे कि इस कोविड-19 में उसकी नौकरी चली गई है, वह अपने आप को चाहे सड़क पर चलने के कारण या गांव में प्रवेश करने से पूर्व खेत में या क्वारंटाइन सेंटर में रख देने के कारण एक आइसोलेशन या एकाकीपन महसूस कर रहा है। उसके मन में भविष्य को लेकर चिंता दिखाई पड़ रही है। इस दौर में जिन्होंने परिजनों को खोया है, उनका दुख उसके साथ है। और सबसे बड़ी चीज है एक हमारे सामने अनिश्चित भविष्य। मित्रों, व्हाट्सएप पर ही एक शेर मैंने पढ़ा था, शायद मुझे लगता है कि यह जो प्रवासी लौट रहे हैं उनकी चिंता इसमें दिखाई पड़ती है, या उनका एक यथार्थ समाज का जो है वह हमें दिखाई पड़ता है। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। शायद आप समझ रहे होंगे कि चाहे जातिवादी दबाव के कारण, चाहे आर्थिक स्थिति के दबाव के कारण, या परिवार के बड़े होने के कारण, जिन्होंने पलायन किया था बाहर, और जब वे आज लौट कर आ रहे हैं तो उनके सामने उनका वह कच्चा मकान भी, जो उनकी कच्ची जमीन भी है, वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और शायद ये आने वाले समय में वेद प्रकाश वैदिक का अभी एक लेख आया था, और जैसा कि आपने अभी अमेरिका में तो नस्लवाद वाला के कारण इतना बड़ा संकट आया, लेकिन लॉकडाउन में विद्रोह प्रारंभ हो गया था।
तो वैदिक जी ने ये लिखा था उस लेख के अंतर्गत कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद समाज में ये स्थितियां आए जब हम भविष्य की चिंताओं से त्रस्त रहेंगे, तो कुछ अनैतिक चीजों के होने की संभावना हमारे सामने बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमें भविष्य पर छोड़ना चाहिए और ये भी ध्यान रखना है कि इस दौर में इस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे जो निजी जीवन है उसमें हिस्सा ये बनती जा रही है। मनुष्य की अपेक्षा तकनीक जो है उसका महत्व बढ़ रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसके डिस्टेंस को मशीनें जो है पूरा कर रही हैं। कंप्यूटर, मोबाइल ये हमारे बीच में आ गया था। फिर हम देखेंगे कि इसी में जो हमको दिखाई पड़ता है कि मशीनें मनुष्य के सहचर, अभी तक जो स्थिति थी वह मनुष्य की सहचर बनकर चल रही थी, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं या जो वर्तमान चीजें दिखाई पड़ रही हैं, इसमें लगता है कि ये प्रस्थापक के रूप में उभर कर हमारे सामने आएंगी, जो बड़ी एक चिंता का विषय है। सामुदायिक मनोरंजन के उत्सव जो है समाप्त होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि विवाह में 50 से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते, किसी की अंत्येष्टि में 30 से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। आपके सत्संग आदि जो चीजें हैं वह धीरे धीरे सरकारी नियमों के तहत रोक दी गई हैं। भविष्य में ऐसी चलेंगी कि नहीं चलेंगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है वह समाज में ये दिखाई पड़ रहा है। समाज दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ेगा, एक जिसके पास पैसा है और तकनीक है, और एक वह है जो कि जिसके पास पैसा नहीं है और तकनीक से भी उतना अधिक जागरूक नहीं है। ये समाज के आने वाले ढांचे पर कहीं प्रभाव डालेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो उभर कर आई है इस दौर में, जिसकी तकनीक ने बड़ी सराहना की है, यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्मृति को ही नहीं, उसके भविष्य, उसके रोजगार को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। जो गांधी ने कभी औद्योगिकरण के लिए कहा था, मुझको लगता है कि आज उच्च तकनीक के लिए भी वह गांधी की बात कहीं दोहराई जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में समाज, साहित्य और उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मित्रों, मैं एक वर्तमान समाज की अगर बात करूं तो आप देखें कि 3 उदाहरण देता हूं कि समाज कैसा होगा। तो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने क्या होती है कि साहित्य का, अगर हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य की जो भूमिका होनी चाहिए, यहाँ पर मुझे मैथिली शरण गुप्त आदि याद आते हैं। केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह उपदेश कैसे होगा मित्रों? जो हम अनुभव कर रहे हैं कि एक तो हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करना, मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने, संवेदना को जागृत रखने का प्रयास करना, मनुष्य के भय को दूर करना, सामाजिक यथार्थ से अवगत कराने के साथ साथ मनुष्य को संबल प्रदान करना और अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के प्रति हमको आश्वस्त करना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य मुझको लगता है कहीं साहित्य पर यह जिम्मेदारी आती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखें कि मेरे एक मित्र हैं जी, चर्चा भी की थी सुबह प्रणव शर्मा जी ने सतीश चतुर्वेदी की। आप देखें कि समाज किस तरह का दिखाई पड़ रहा है साहित्यकार को, कि समाज में हमारे साहित्यकार को समाज के प्रति अपनी पूरी दृष्टि रखनी ही पड़ेगी। यानी समाज का जो यथार्थ है उससे हम नहीं मुंह मोड़ सकते। एक देखिए छंद, एक बार जो छींक बही सब औषधि लेने बाजारों को धावत। एक ही बार जो छींक बही सब औषधि लेने बाजार को धावत। मित्र पड़ोसी देखत हैं मग दूर ही ते चले आंख चुरावत। ये स्थिति है कोरोना की, आज समाज में दिखाई पड़ रही है। मित्र पड़ोसी देख ही हैं मग दूर ही ते चले आंखें चुरावत। और मौत के आंखें सुने इतने, 2.5 लाख जो है भारत में कोरोना की संख्या हो गई है। विश्व की अपेक्षा भारत का प्रतिशत बहुत कम है। अगर हमारे यहाँ 10 लाख पर केवल 2 मौतें हो रही हैं, जबकि वहां पर ये 50 मौतें हैं पूरे विश्व में, तो हम इस स्थिति पे चल रहे हैं। लेकिन मौत के आंखें सुने इतने, इन आंखें न हूं अब आंसू न आवत। और ऐसो करो बज मार कोरोना ने, को न काऊ के आवत जावत।
ये सोशल डिस्टेंसिंग। जो मैंने अभी बात आपसे की थी कि किस प्रकार का समाज होगा, उस यथार्थ को साहित्यकार को अपनी कविता में लेना पड़ेगा, ये लेना चाहिए। यानी साहित्य का उत्तरदायित्व है कि समाज के सामने वह यथार्थ को रखे। दूसरा कि यथार्थ से काम नहीं चलता, हमें लोगों के मन में संवेदना भी जागृत करनी पड़ेगी। फिर मुझे अपने मित्र गुणशेखर गंगा प्रसाद शर्मा जी की दो दोहे याद आ रहे हैं। दिव्य रमेश जी भी ने शायद पढ़े होंगे, उनको व्हाट्सएप पे देखा होगा उन्होंने, कि समाज की यथार्थ बताना है साहित्यकार को, समाज के अंदर संवेदना जागृत करनी है। ये संवेदना जागृत करने वाले दोहे देखिए, कि उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ये दायित्व अपना निर्वाह करते रहेंगे साहित्य का, कि नागिन सड़कों ने डसा मीलों मिली न छाओ, नागिन सड़कों ने डसा मीलों मिली न छाओ, छालों से लबरेज हैं नन्हे नन्हे पांव, आते आकुल भूख से सिर दुनियावी भार, और बचपन की बदरी झरे अविरल आंसू धार। मित्रों, यह संवेदना है जो साहित्यकार स्वयं भी अनुभव करता है और समाज को अनुभव भी कराता है। मैंने कहा ना, समाज से ही हम लेते हैं और समाज को ही देते हैं। कि घर पड़ोसी घर से चीनी कटोरी लाए हैं, जब उसको भर कर देना है, तो हम सबसे अच्छी चीज जो उस दिन घर में बनी हुई होती है, यानी परिष्कृत करके हम देते हैं। तो ये काम साहित्यकार भी करता है। और तीसरा दायित्व साहित्यकार का है कि लोगों के मन में आशा को बनाए रखे, उनको अंदर के जो भय को है उसको निकाल कर रखे। आप देखें कि अभी आपका अलका मैडम ने, प्राचार्य जी ने उस आशा की बात की थी, और मैं एक कविता की बात करना चाहता हूं। कुलदीप मिश्र की कविता है, बड़ी चर्चा इस कविता की हुई है। ये हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना है। उसकी कुछ पंक्तियां केवल ले रहा हूं कि सारी दुनिया समझ चुकी है ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की है। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब कुछ देखा है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई है। अभी अफान और हमने निसर्ग झेले हैं, सुनामी पुनामी सब झेली हुई है। बस जिगरा चाहिए और देखना बहुत जल्द होगा, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त, फिर से आसमां गुलाबी होगा और कल जब सब कुछ खुलेगा। देखा हुआ लॉकडाउन खुलने पर, तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी करेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जगत जात ने एक लड़ाई और जीत ली। बस ये मार्च का महीना है और आपको फैसला करना है। मित्रों, यह आशावादी दृष्टिकोण हमें समाज को, साहित्यकारों को देना होगा। और अंतिम बात मैं करना चाहता हूं शिक्षा की, 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के, कि शिक्षा हम देख रहे हैं कि इसमें जो उभर कर आई है वह तकनीक प्रधान शिक्षा उभर कर आई है। और इस तकनीक प्रधान शिक्षा ने, चाहे वह ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, ओपन बुक एग्जाम की बात करें, ऑनलाइन परीक्षा की बात करें, ऑनलाइन सेमिनार की बात करें, कि विभिन्न प्रकार के नवाचार, यानी कि ये शिक्षा नहीं है लेकिन शिक्षा को देने के कई नवाचार हमारे बीच में आए हैं। लेकिन और इन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, यह इसमें एक अचूक साधन भी है। ठीक है, हमारे सामने एक समाज का दृश्य है। मुझे याद है कल तक हम बच्चों को टोकते थे कि ज्यादा मोबाइल से मत खेलो, हम बच्चों को टोकते ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, आपका जो है तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ये उच्च तकनीक ने इस कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से शिक्षा देने के लिए अपने पांव पसारे हैं। और मुझे कहीं लगता है कि इसमें एक और, अगर स्कूलों का, महाविद्यालयों का अपनी फीस को जस्टिफाई करने का कारण है, तो दूसरी ओर पेरेंट्स का या अभिभावकों के मन में भी अपने, ऐसा लग रहा है कि उनको कि उसके छात्र का भविष्य हाथ से निकला चला जा रहा है। तो उस असुरक्षित भविष्य के कारण वह लगातार, पूरा एक स्कूल चल रहा है, सुबह 8 बजे बच्चा उठता है, वह अपना पढ़ता है, क्लास पढ़ता है, फिर अपना टिफिन खाता है, फिर अपना लंच करता है, फिर अपना जो है खेल, मतलब आप देखिए पूरा स्कूल ऑनलाइन चल रहा है और रात तक बच्चे तनाव में रहे हैं। तो ये मानसिक तनाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जो हमने देखा
कि मानवता भयक्रांत हुई है। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि यह जो उच्च तकनीक हमारे बीच में आई है शिक्षा के दौर में, तो ये हमारा वर्तमान में एक विकल्प तो हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके पीछे चाहे नौकरी जाने का डर हो या लोगों के बीमार होने का डर है, लेकिन ये मानना पड़ेगा ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। और दूसरी ओर जिस समावेशी, जिस सतत शिक्षा की हम बात करना चाहते हैं, वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि जो छात्र हैं उनमें से जितने छात्रों के पास मोबाइल है उसमें से भी 52% छात्रों के पास नेट नहीं है, और नेट ना होने की स्थिति में वह किस प्रकार से पढ़ पाएंगे या उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, यह देखना होगा। तो यह वर्तमान के लिए एक आवश्यक साधन है, लेकिन भविष्य का विकल्प नहीं बन सकती। शिक्षा को मैंने कहा था कि शिक्षा परिष्कृत करके समाज को देती है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमें आवश्यकता किस बात की है। मुझे लगता है कि साहित्य और समाज दोनों के दायित्व और शिक्षा दोनों के दायित्व लगभग एक ही है। कारण यह है कि हमको शिक्षा के लिए चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा चाहिए। मित्रों, जो लोग उस शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन जी के बाद प्रस्तुत की है, और उसमें जो 5 नवाचार प्रस्तुत किए हैं, उन 5 नवाचारों में मुझे लगता है मैं बाकी 3 की बात छोड़ देता हूं, लेकिन अगर मनुष्य की मनुष्यता का विकास करना है या सर्वे भवन्तु सुखिना जो हमारा आदर्श मंत्र रहा है, तो उसके लिए जो पहले 2 कार्यक्रम है उनके, एक है मूल प्रवाह और दूसरा है सतत, इसको जरूर देखना चाहिए। मूल प्रवाह के अंदर उन्होंने एक संवेदनशील मनुष्य, एक समाज के प्रति जागरूक मनुष्य को बनाने के लिए यह प्रयास किया है कि वह संस्कार, वह आचार, वह व्यवहार जो कि एक मनुष्य के अंदर एक मानवीय गुणों को प्रस्तुत करते हैं, उनको जो है उसमें छात्रों को सिखाया जाए। हालांकि हम एक और कहते हैं कि यह बच्चा जब नीचे सीख कर आएगा, यानी कि प्राथमिक पर माध्यमिक पर सीख कर आएगा, उस शिक्षा में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से नींव वहीं से पड़ती है, लेकिन हम लोगों को उसको रिन्यू करने की आवश्यकता है, उसको जो है साइकिल करने की आवश्यकता है कि समय के साथ सीकर जो आया है और जो हमारा परिवेश सामने आ रहा है उसके अनुकूल वे आचरण करे। तो मुझको लगता है कि शिक्षा के रूप में अगर आप देखेंगे तो हमारी शिक्षा की ये भूमिका होनी चाहिए कि मनुष्य के अंदर एक अटूट, छात्र के अंदर अटूट आत्मविश्वास पैदा करे, काम करने की पवित्रता में दृढ़ आस्था हो, शॉर्टकट पे ना जाए। आप देखें कि शॉर्टकट में सब भागते हैं, एक दृढ़ आस्था जो है काम करने के लिए आए, सच्चाई और मैत्री पर अडिग विश्वास बने, विरूप से विरूप परिस्थिति में भी अहिंसा का दृढ़ अवलंब हो। ये 4 चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब जबलपुर में जो है वह दीक्षांत समारोह हुआ था तब ये बात कही थी। मित्रों, उसी के आलोक में हमारी आज की आवश्यकता है कि शिक्षा मूल आधारित हो, संवेदनशील मनुष्य बनाने वाली हो, स्वावलंबन के साथ साथ मानसिक पोषण करने वाली हो, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली हो, स्वास्थ्य और श्रम के प्रति जागरूक करने वाली हो, गौरव में अतीत के प्रतीकों बिंबों से मनुष्य को परिचय कराने वाली हो, सामाजिक कर्तव्य और आवश्यकताओं के प्रति उन्मुख करने वाली हो, देशी भाषाओं में शिक्षा देना हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा, चारित्रिक दृढ़ता बढ़ाने वाली हो, कल्याणमयी आचरण को करने वाली हो। तो मित्रों, ये हमारे शिक्षा की भूमिका इस समाज में हो सकती है। समय समाप्त हो रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उन पंक्तियों से ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जो उन्होंने जबलपुर में 1969 में जो दीक्षांत भाषण दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों के साथ उसको समाप्त किया था। टैगोर की पंक्तियां नहीं, टैगोर की पंक्तियों के भाव मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ए मेरे प्यारे पखेरू, यद्यपि संध्या का अंधकार मंद मंथर गति से बढ़ता चला जा रहा है और प्रकाश का सारा संगीत उसके इशारे पर ठमक गया है, तो भी मेरे भोले विहंग अभी पंख बंद करने का समय नहीं आया, अभी थककर रुक जाने का समय नहीं आया। मित्रों, हमको रुकना नहीं है,
परिस्थिति विशेष के अनुसार अपने साहित्य, अपने शिक्षा में सुधार कर साहित्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है, यही हमारी कामना है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपने गुरु प्रोफेसर दीक्षित चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उद्घोषक हम सबको लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने मेरे 60 आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ की मूलभूत समस्याओं जो इस समय वर्तमान कोविड-19 से जुड़ी हुई हैं, नवाचार के रूप में, मानवीय सभ्यता के रूप में, शिक्षा साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर आपने चर्चा किया।